नमस्कार गाइस, मैं ऋतुराज कंप्यूटर साइंस इंजीनियर आईआईटी दिल्ली से एंड आप सबका फिर से एआई मास्टर में स्वागत है। इस कोर्स में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट एग्जैक्टली इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, ये कहाँ से इवॉल्व हुआ है, कैसे इवॉल्व हुआ है एंड करेंट सिनेरियो क्या है, करेंट प्रोग्रेस क्या है। कोई भी अगर आप टॉपिक पढ़ते हो तो पहले उसका हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब हिस्ट्री जान लोगे तो आप उसको यूज़ करके इन फ्यूचर कुछ नया चीज़ बना सकते हो, उसको ट्रैक रख पाओगे कि आप क्या कर रहे हो एग्जैक्टली, क्या-क्या काम हुआ है। तो इसलिए आपको हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम पहले देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री देखेंगे इस कोर्स में, उसके बाद देखेंगे कि ये कैसे-कैसे अभी इवॉल्व हुआ है, कौन-कौन से इंटेलिजेंस एल्गोरिदम्स इस पे यूज़ हुए हैं एंड धीरे-धीरे अभी सिनेरियो क्या है, कितना ज़्यादा ये इवॉल्व हो चुका है एंड आगे कितना फ्यूचर में इवॉल्व हो सकता है। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस कोर्स में और पूरा डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, आज हम पहले स्टार्ट करते हैं ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये हमारा पहला मॉड्यूल होगा। ओके, पहले स्टार्ट करते हैं 1940s का अराउंड की बात करते हैं। आपको पता होगा इस ड्यूरेशन में अराउंड वर्ल्ड वॉर का ये टाइम था। ओके, 1939 से अराउंड 45 के अराउंड तो वर्ल्ड वॉर का टाइम था, वर्ल्ड वॉर 2 का। इस टाइम पे जनरली जो भी इन्वेस्टमेंट्स होते थे, लाइक बड़े-बड़े कंट्रीज़ जैसे कि अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, तो ये लोग ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट्स किस में करेंगे? ऑब्वियसली इनके डिफेंस सिस्टम्स में, क्योंकि ये वॉर का टाइम था। तो डिफेंस सिस्टम्स को आज भी देखो आप, कोई भी ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज़्यादातर डिफेंस में इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि ये लोग अपना पावर दिखाना चाहते हैं कि हम ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग है। तो सेम वे अमेरिका जो था, तो वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर मशीनरीज पे करता था। ओके, ये चीज़ आपको पहले ध्यान में रखना है। अभी 1943 को मैकुलॉक एंड पेट्स पब्लिश ए पेपर किए इन लोगों ने, प्रपोजिंग द ग्राउंडवर्क फॉर न्यूरल नेटवर्क्स। ओके, तो इन लोगों ने पहला जो न्यूरल नेटवर्क का ग्राउंडवर्क था, इसको प्रपोज किया था। तो न्यूरल नेटवर्क क्या है? तो बेसिकली आप समझ सकते हो कि आपका जो ब्रेन है, तो उसी का ही एक एनालॉगस सिस्टम है न्यूरल नेटवर्क। ओके, जो हमारा ब्रेन है वो न्यूरॉन से बना हुआ होता है। ओके, आप बायोलॉजी में पढ़े होगे। तो उसी को जब आप मशीन पे बनाते हो, तो उसी को न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं, बोला जाता है। तो इस चीज़ को हम बाद में देखेंगे कि न्यूरल नेटवर्क क्या है, कैसे बनाया जाता है एंड ऑल। ओके, अभी के लिए आप समझ लो बस, न्यूरल नेटवर्क आपके दिमाग का एक मशीनरी रिप्रेजेंटेशन है। 1943 में ये लोग ने पहला ये चीज़ किया। अभी 1945 में तो यूएस, मैंने बताया था कि ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट्स होते थे डिफेंस सिस्टम्स में। तो ये बहुत कंप्यूटिंग पावर यूज़ करके एक सिस्टम था जिसका नाम था एनियाक। ओके, ये एनियाक जो सिस्टम था, ये यूएस में यूज़ हो रहा था फॉर वॉर पर्पजेस। ये बेसिकली क्या होता ना, जो कंप्यूटेशंस होता था वो बहुत ही, लाइक आप सोच सकते हो, विद इन 10 सेकंड से कंप्यूटेशंस कर देता था। तो किस टाइप के कंप्यूटेशन? आप सोचो कि आप एक टैंक से एक बॉम्ब छोड़ने वाले हो। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन में ये जाएगा, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो अब ये कंप्यूटेशन करने के लिए पहले क्या होता था ना, ह्यूमन कंप्यूटर्स का यूज़ होता था। व्हाट इज़ ह्यूमन कंप्यूटर्स? तो ह्यूमन कंप्यूटर मतलब आप सोचो ये एक जॉब था, कोई भी इंसान को बिठाया जाता था और आप कैलकुलेट करो कि यहाँ से यहाँ तक अगर मुझे बॉम्ब गिराना है, तो कितने एंगल पे मुझे छोड़ना होगा बॉम्ब को, कितने स्पीड से छोड़ना होगा और कितनी एक्यूरेसी रहेगा। ओके, ये सब चीज़ एक ह्यूमन कैलकुलेट करता था, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन कंप्यूटर। ये एक जॉब था, आप समझ सकते हो। बट अभी यूएस क्या कर रहा है ना, उस टाइम पे क्या कर रहा था ना, तो उसने कंप्यूटिंग मतलब पूरा डिवाइस बनाया था, सॉफ्टवेयर बनाया था, जिससे कि वो कंप्यूट कर सकता था विद इन 10 सेकेंड। क्योंकि ह्यूमन कंप्यूटर जो कैलकुलेशन करेंगे, तो वो अराउंड 3 घंटे लगा देते थे। तो अब 3 घंटे एक बॉम्ब छोड़ने को आप लगाओगे तो क्या फ़ायदा हुआ? तो इसलिए अभी यूएस क्या हो रहा था ना, 10 सेकंड में ये वो कैलकुलेशन सारा कर दे रहा था कि इस एंगल पे छोड़ना है, इस स्पीड से छोड़ना है बॉम्ब को, तो वो वहाँ पे गिरे। तो इसको बोलते हैं एनिएक सिस्टम। ये पहले यूएस ने ट्राई किया था। बहुत सारा उसका कंप्यूटिंग पावर यूज़ हो रहा था, बट ये वॉर पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा था। ओके, इसको आप बोल सकते हो थोड़ा-सा बेसिक्स स्टार्ट हो रहा था ये अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट हो रहा था। ओके, ये था पहला चीज़। अभी फिर आया 1950 का दौर। ओके, अब हम जाते हैं 1950s में। बेसिकली जब 1950s का दौर आया, यहाँ पे एलन ट्यूरिंग का एंट्री होता है। एलन ट्यूरिंग कौन है? आपको पता होगा, ये फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस जाने जाते हैं। ट्यूरिंग मशीन्स हो गया, ये जो भी इन्होंने डेवलप किया वो आगे चल के कंप्यूटर बनता है एंड ऑल। एलन ट्यूरिंग बेसिकली हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस हैं। ओके,
सो अभी इनके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि कैन मशीन्स थिंक। ये पहले इन्होंने सोचा कि क्या मशीन्स सोच सकते हैं। ओके, कैन मशीन्स थिंक। सो अभी इनको ये थॉट क्यों आया, इसका इंट्यूशन आपको समझना चाहिए। सो सोचो कि आपका एक दोस्त है और उसको उसका कान खराब है, उसका आंखें खराब है, उसका वो बोल नहीं सकता, उसके हाथ पैर चलते नहीं है, कुछ नहीं है, बस उसका दिमाग है। सो अब आप सोचो कि क्या वो सोच सकता है या नहीं सोच सकता। तो डेफिनेटली वो सोच सकता है, बट क्या आपको वो सोच का पता चल सकता है कि वो क्या सोच रहा है? क्या आप ये चीज़ जान पाओगे? नहीं जान पाओगे, राइट? क्योंकि वो बोल ही नहीं सकता कुछ। हाथ बात इस हाथ भी नहीं चल रहे, उसके पैर भी नहीं चल रहे, वो पूरा कोमा में है। ओके, बट उसका ब्रेन चल रहा है, बस वो आपको बता नहीं पा रहा है और आप उसको सुन नहीं पा रहे हो, बट वो सोच रहा है। तो यही इंट्यूशन था कि एलन ट्यूरिंग सोचे कि क्या मशीन्स भी थिंक कर सकते हैं, क्या मशीन्स हैव इंटेलिजेंस। ओके, सो ये क्वेश्चन था। तो अभी इसी 1950s में एलन ट्यूरिंग प्रपोज किए थे द ट्यूरिंग टेस्ट। तो ट्यूरिंग टेस्ट बेसिकली वही चीज़ जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या मशीन्स थिंक कर सकते हैं। अगर थिंक कर सकते हैं तो ट्यूरिंग टेस्ट से वो मशीन के एबिलिटी को ये जान सकते हैं। तो बेसिकली ट्यूरिंग टेस्ट कैसे काम करता है कि वो बेसिकली बार बार क्वेश्चंस, रैंडम क्वेश्चंस पूछते हैं ट्यूरिंग मशीन्स को, एंड उसका आउटपुट के बेसिस पे ये मशीन्स का एबिलिटी डिफाइन करता है। ओके, तो बेसिकली आप सोचो कि आप दोस्त को बार बार कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हो, कोई तो लाइक सिग्नल देगा एंड ऑल, तो उसी के बेसिस पे आप उस सोच मतलब आप जान पाओगे कि आपका दोस्त कुछ सोच रहा है। ओके, यही इंट्यूशन था। सो बेसिकली ट्यूरिंग टेस्ट यही डिफाइन करता है। ओके, सो यही चीज़ था कि ट्यूरिंग का ये जो क्वेश्चन था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैन मशीन्स थिंक, जो कि आगे चल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फॉर्म लेता है। ओके, बट दिस वाज द फर्स्ट थॉट, आप समझ सकते हो ये पहला सोच था एलन ट्यूरिंग से कि क्या मशीन सोच सकते। ओके ओके, सो अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। सो उसके बाद 1956 में द डार्ट माउथ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ था। मैकार्थी, मिन्सी, रोस्टर एंड सैनॉन, इन लोगों ने ये हेल्ड किया था कॉन्फ्रेंस। ओके, मेकिंग मार्किंग द बर्थ ऑफ एआई एज ए फील्ड ऑफ स्टडी। तो ये पहला कॉन्फ्रेंस था, ये आपको रिमेंबर करना चाहिए, द डार्ट माउथ कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे कि ये चारों साइंटिस्ट मैकार्थी, मिन्सी, रोचेस्टर एंड सैनॉन, इन लोगों ने बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक फील्ड घोषित किया था। ये पहला इंस्टेंस था जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम आया था 1956 में डार्ट माउथ कॉन्फ्रेंस में। ओके, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टर्म था, ये जॉन मैकेथी जो थे, इन्होंने ही कॉइन किया था पहली बार 1956 में इसी कॉन्फ्रेंस में। तो यहाँ से ही आपका एआई का जो नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आप आज बहुत सुन रहे हो, यहाँ पे ही इसका एग्जिस्टेंस आया था। ओके, सो दैट्स वाई ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, डार्ट माउथ कॉन्फ्रेंस, ये आपको याद रखना चाहिए 1956 में। ओके, अभी फिर थोड़ा आगे चलते हैं हम। ओके, सो बट अभी इससे पहले हम आगे जाएं तो इसके बारे में आप थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ओके, सो बेसिकली ये लोग क्या किया ना कि कॉन्फ्रेंस में बोल दिए कि हम 2 महीने में एआई को सॉल्व कर देंगे, एआई क्या है हम पूरा डिफाइन कर देंगे, वगैरह वगैरह। तो आप सोच सकते हो ये कितने ऑप्टिमिस्टिक थे। तो एआई वाले जो भी हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साइंटिस्ट हैं, तो दे आर ऑलवेज डाई हार्ड ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मतलब वो सोचते हैं कि हमेशा अच्छा होगा, कुछ बुरा नहीं होगा, जो भी होगा सब कुछ सही होगा, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बना देंगे, मतलब पॉजिटिव वे में ये सब कुछ सॉल्व कर देंगे, यही इनका थॉट था। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो साइंटिस्ट होते हैं आज भी, दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। तो आगे आप चल के आप देखोगे कैसे इसकी वजह से ही एक ड्रॉडाउन आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, फिर बाद में ये रिकवर हुआ। ओके, सो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इन लोगों ने बोल दिया था 2 महीने में हम एआई सॉल्व कर देंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ये लोग कर नहीं पाए एंड फेल हो गए। ओके, बट दिस वॉज ए गुड अटेम्प्ट। तो ये पहला अटेम्प्ट था, बट ठीक है, फेल हुए तो ठीक है, बट बाद में यही फेलियर्स आपको सक्सेस की ओर लेके जाते हैं। ओके, सो अभी नेक्स्ट चलते हैं हम 1957 में। तो 1957 में क्या हुआ? सो बेसिकली 1957 में रोजन ब्लड दो थे साइंटिस्ट, उन्होंने परसेप्ट्रॉन का निर्माण किया। परसेप्ट्रॉन मैंने जैसे बताया था कि न्यूरल नेटवर्क का एक सिंगल यूनिट, आपके न्यूरल नेटवर्क ब्रेन में, दिमाग में बहुत सारे न्यूरॉन्स है। ओके,
तो उन सब न्यूरॉन्स कनेक्ट होके आपका ब्रेन बनता है, ओके, जो कि आपको सोचने की शक्ति देता है। तो उसी तरह जो मशीन का न्यूरल नेटवर्क है, उसका एक सिंगल न्यूरॉन को बोलते हैं परसेप्ट्रॉन। तो यहाँ पे ही रोज़नब्लैट ने डेवलप किया था पहला परसेप्ट्रॉन, द फर्स्ट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कैपेबल ऑफ लर्निंग। तो वो परसेप्ट्रॉन को वो ट्रेन करके सिखा पा रहे थे, ओके। सो दिस वाज अ वेरी गुड अटेम्प्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है 1965 में। सो 1965 में वेजनबॉम जो साइंटिस्ट है डेवलप्स एलिजा, ओके, ए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग प्रोग्राम दैट सिमुलेट्स कन्वर्सेशन। सो बेसिकली एलिजा क्या था ना, एलिजा एक आप सोच सकते हो चैटबॉट था, ओके। तो जो चैटबॉट जो कि थेरेपिस्ट था, साइकोथेरेपिस्ट। सो आप समझ सकते हो लाइक अगर आप डिप्रेस्ड हो तो एलिजा से आप बात कर सकते हो एंड एलिजा आपको रिप्लाई दे देगा। तो अभी तो आप देख रहे होंगे कि चैट जीपीटी है, गूगल बर्ड है, तो अभी ये रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं। बट उस टाइम पे आप सोचो 1965 में एलिजा जो कि पहला चैटबॉट था, जो कि थेरेपिस्ट था, आप सब समझ सकते हो साइकोथेरेपिस्ट के हिसाब से वो काम कर दिया था उस टाइम पे, ओके। तो दिस वाज अ वेरी गुड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। क्या होता है, जो कि हमारा जो लैंग्वेज है, कन्वर्सेशन है, अगर वो मशीन समझ जाए तो उसी को नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बोला जाता है, ओके। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो कि हम नॉर्मल जो बात कर रहे हैं, जो भी टंग मदर टंग में, अब हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, तो ये सारे नेचुरल लैंग्वेजेस हैं। उसी को अगर मशीन समझ ले उसको नेचुरल लैंग्वेजेस प्रोसेसिंग बोला जाता है। वो आगे हम देखेंगे और डिटेल्स में, अभी आप बेसिक्स बस समझ लो, ओके। सो एलिजा वाज द फर्स्ट चैटबॉट जो कि एक साइकोथेरेपिस्ट था, ओके। सो ये गया 1965 में। तो अब थोड़ा आगे चलते हैं, ओके। ओके, सो अभी क्या नेक्स्ट देखते हैं ना। तो अब इन लोगों ने न्यूएल एंड सिमोन 1967 में डेवलप द जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर जीपीएस, वन ऑफ द फर्स्ट एआई प्रोग्राम्स टू डेमोन्स्ट्रेट ह्यूमन लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इन लोगों ने एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनाया था जो कि एक एआई प्रोग्राम था, जो कि डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था कि ह्यूमन लाइक ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पा रहा था थोड़ा बहुत, ओके। तो ये सारे छोटे छोटे अटेम्प्ट्स अभी चल रहे हैं, ओके। इतना बड़ा कुछ नहीं हुआ है, अभी भी इतना कुछ डेवलप नहीं हुआ है कि सिग्निफिकेंट बूम हो गया है। हम देखेंगे आगे चल के कि कहाँ पे एक्चुअली में चेंज आया, ओके। यहाँ पे और भी लाइक आप सोच सकते हो रोबोट्स भी इस टाइम पे बनाए जा रहे थे, जैसे कि एक सेकी, SHAKE, एक शेकी रोबोट भी बनाया गया था, जनरल पर्पस मोबाइल रोबोट था ये। तो ये भी काम कर रहा था, लाइक पाथ फाइंडिंग एंड ऑल, ये सब चल रहा था उसी टाइम पे, ओके। अब आता है नेक्स्ट 1974 का दौर। यहाँ पे द फर्स्ट एआई विंटर बिगिंस मार्क्ड बाय अ डिक्लाइन इन फंडिंग एंड इंटरेस्ट इन एआई रिसर्च ड्यू टू अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एंड लिमिटेड प्रोग्रेस। तो बेसिकली एआई विंटर यहाँ से स्टार्ट हुआ। एआई विंटर मतलब क्या, मतलब एआई के जो प्रोजेक्ट्स थे उसमें कोई पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि एआई से कुछ अच्छा रिजल्ट्स नहीं आ रहा था। कोई भी आप अगर काम करते हो उसका कोई पर्पस होना चाहिए, वो कहीं पे यूज़ होना चाहिए, कोई बिजनेस कोई सपोर्ट करना चाहिए, कोई बिजनेस वैल्यू लाना चाहिए, तभी तो वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, नहीं तो क्यों करेगा वो इन्वेस्ट। तो 1974 का जो दौर उसमें स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे फंडिंग फिर आना एआई प्रोजेक्ट्स के लिए डाउन हो गया। तो इसकी वजह क्या है, पहला कुछ वजह हम देखते हैं कि फेल्योर ऑफ मशीन ट्रांसलेशन, ओके। तो आप अभी सोचो कि मैंने बोला कि डिफेंस में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो ये रशिया या फिर अमेरिका कर रहे थे। तो कौन से नेचुरल लैंग्वेज को ये लोग ज़्यादा टारगेट करेंगे, इंग्लिश या फिर रशियन, ओके। सो अभी मशीन इंग्लिश और रशियन को अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा था, क्योंकि यूएस चाह रहा था कि मैं अगर रशियन लैंग्वेज को एनकोड कर पाऊँ नेचुरल लैंग्वेज से, उसका क्या वो बात कर रहे हैं ये चीज़ मैं पकड़ लूँ, तो क्या होगा ना, मुझे अपने वॉर में इन फ्यूचर अगर वॉर होता है तो इस केस में मुझे हेल्प होगा, ओके। बट ये चीज़ नहीं हो पा रहा था। तो यूएस बोला मैं क्यों बेकार में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये तो मशीन ट्रांसलेशन मशीन कर नहीं पा रहा है, तो बेकार में मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। ये पहला चीज़। सेकेंड था, नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे थे न्यूरल नेटवर्क में, जो जैसे कि मैंने बताया था रोजनबर्ग ने यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क पहले बनाया था, तो उससे कुछ अच्छा रिजल्ट्स आ नहीं रहा था, वो नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहा था, कुछ भी आउटपुट आ रहा था, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था बिजनेसेस, ओके। एंड पुअर स्पीच अंडरस्टैंडिंग, ये इवन जो भी स्पीच था, जैसे कि वॉर में क्या होता है ना, जो आप बात करते हो लाइक टेलीफोन्स एंड जो वॉर के फ़ोन्स होते हैं,
उसका कॉन्वर्सेशंस को भी ये पकड़ नहीं पा रहा था, क्या बोल रहे थे, डिकोड नहीं हो पा रहा था, तो क्या फ़ायदा हुआ इतना पैसा इन्वेस्ट करने का। तो यहाँ से इसलिए फंडिंग इमीडिएटली डाउन होने लगा, लोगों ने भी इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया, बहुत ही कम साइंटिस्ट थे जो कि एआई के ऊपर काम कर रहे थे। ओके, सो 1974 से 1980 तक ये पूरा चल रहा था एआई विंटर। ओके, अभी हम नेक्स्ट चलते हैं 1980s में। ओके, सो 1980s में क्या हुआ ना, expert systems gained popularity with companies using them for financial forecasting and medical diagnosis. So expert systems क्या होते हैं? So expert systems आप सोच लो, एक सिस्टम है, सोचो कि आप एक डॉक्टर का एक्सपर्ट सिस्टम बनाए हो, तो बेसिकली उस सिस्टम को आप डॉक्टर का सारा ज्ञान उसको दे दिए। ओके, एंड उसके बाद उसी को क्वेश्चन पूछ रहे हो कि अच्छा बताओ मुझे इस बीमारी का क्या मेडिसिन है। अब उसके पास वो पूरा नॉलेज है, सारा नॉलेज आपने पूरा लिख दिया कि आपको मलेरिया है तो ये दवाइयाँ हैं, टाइफॉइड है तो ये दवाइयाँ हैं। तो बेसिकली आपने सारा इन्फॉर्मेशन एक्सपर्ट सिस्टम को दे दिया और उसी के बेसिस से वो आउटपुट देगा। ओके, अगर आपको मलेरिया एंड टाइफॉइड दोनों हैं तो उसके लिए क्या मेडिसिन होगा, तो उसी में से वो फिर इन्फरेंस निकाल के वो आउटपुट दे देगा। तो ये होते हैं एक्सपर्ट सिस्टम्स। तो बेसिकली आप सारा कुछ उसको बता रहे हो, उसका कोई खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ही नहीं। ओके, तो आप पूरा आप लिख के दे रहे हो कि ये करना है आपको, मशीन को आपको बता रहे हो पूरा। तो ये बहुत पॉपुलर हुआ था उस टाइम पे 1980s में एक्सपर्ट सिस्टम्स। ओके, सो यहाँ पे अभी एक्सपर्ट सिस्टम्स वाले थोड़ा ज़्यादा दावा कर रहे थे कि एआई वाले, इसीलिए फिर लाइक एआई का तो काम कुछ कर नहीं रहा था, तो एक्सपर्ट सिस्टम ऑब्वियसली अच्छा काम कर रहा था। बस इसमें आप सोच सकते हो एक्सपर्ट सिस्टम में एक इशू है क्या, कि आप अगर इतना सारा इन्फॉर्मेशन मशीन को सिखाने जाओगे या फिर देने जाओगे तो क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए, क्योंकि आपको स्टोर करना पड़ेगा इतना सारा डेटा, मेडिकल का सोचो, सारा बुक्स एंड ऑल, ये सारा डेटा आपको स्टोर करना पड़ेगा। इसके लिए स्टोरेज जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा चाहिए। तो ये लॉन्ग रन में फिजिबल नहीं था, आप समझ सकते हो। तो बट यहाँ पे ये पॉपुलैरिटी गेन करता है 1980s में। ओके ओके, तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम 1986 में। ओके, हिंटन, रुमलहट एंड विलियम्स पब्लिश लर्निंग रिप्रेजेंटेशन बाय बैक प्रोपेगेशन एरर्स अलाइंग मच डीपर न्यूरल नेटवर्क्स टू बी ट्रेन्ड। ओके, यहाँ पे पहली बार आता है बैक प्रोपेगेशन एरर्स। तो हम बाद में पढ़ेंगे कि जो न्यूरल नेटवर्क होता है वहाँ पे कैसे ये काम होता है। ये पहले आप प्रेडिक्ट करो, कुछ भी प्रेडिक्ट करो, अगर वो गलत होता है, अच्छा वो कितना गलत हुआ, उसका एक एरर आप क्या करते हो ना, बैक प्रोपागेट करते हो स्टार्टिंग में। ओके, उसी के बेसिस पे ये फिर से नया आउटपुट प्रोड्यूस करता है। अब सही है, ये पूछता है आउटपुट से, अब सही है, अब फिर अगर थोड़ा एरर है वो फिर पीछे वो भेजता है, नहीं 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 अब थोड़ा सा आपको और चेंजेस करना पड़ेगा। उसी हिसाब से ये क्या होता है ना, मॉडल ट्रेन होता है। तो ये जो पीछे भेजता है इसको बोलते हैं बैक प्रोपेगेशन। ओके, ये एरर जो है ये बैक प्रोपेगेशन होता है। तो ये चीज़ इन लोगों ने पहले 1986 में प्रपोज किया था। तो उसके बाद से क्या हुआ ना, थोड़ा थोड़ा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। ओके, टुवर्ड्स एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, हम बाद में धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे डेवलप ज़्यादा हुआ। ओके, सो अब दौर आता है 1997 का। ओके, तो यहाँ पे एक बहुत ही मेजर इवेंट हुआ 1997, ये आपको याद रखना है। IBM's Deep Blue defeats chess world champion Kasparov, okay, marking the first time a computer beats a world champion in a complex game. तो इससे पहले क्या हो रहा था ना, डीप ब्लू का जो पिछला वाला वर्जन था वो था डीप थॉट्स। ओके, सो अभी क्या हो रहा था ना, डीप थॉट जो था तो वो बीट नहीं कर पा रहा था कोई भी चेस चैंपियन को। बट फर्स्ट टाइम इन 1997 IBM का डीप ब्लू डिफीटेड वर्ल्ड चैंपियन कैस्परोव। तो ये एक मेजर अचीवमेंट था एआई की दुनिया में, आप समझ सकते हो, वर्ल्ड का चैंपियन को, चेस को इसने हरा दिया। लेकिन बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर यूज़ हुआ था एंड एक मूव, बस अब अगर चेस खेलते हो तो एक मूव चेस का चलाने के लिए 3 मिनट लगाता था। ओके, तो ये बेसिकली सारा कंप्यूटेशन करके 3 मिनट बाद एक चलाता था। एंड फाइनली ये कैस्परोव को इस मैच में हरा दिया 1997 में। 1996 में लेकिन हार गया था। ओके, बट 1997 में इन लोगों ने फिर से ट्रेन करके फिर से इनवाइट किया कैस्परोव को एंड इस बार कैस्परोव हार गए। ओके, सो अब यहाँ पे एक मेजर अचीवमेंट यहाँ पे एआई का होता है। तो अब यहाँ पे कुछ जानने की चीज़ है, 1997 से जस्ट पहले जब 1996 में ये हार गया था। ओके, सो अब
एआई वाले तो वैसे ही पिटे हुए थे, ओके, आप समझ रहे हो। क्योंकि क्या है ना, जो थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस वाले हैं, जो कि एल्गोरिदम्स डिटर्मिनिस्टिक वाले हैं, तो इन लोगों का यही सोचना था कि हम लोग तो प्रूव करेंगे। आप कोई भी चीज़ हमें दो, हम उसका एल्गोरिदम लिखेंगे और उसको प्रूव करेंगे कि ये काम कर रहा है। एआई एआई हमें समझ में नहीं आ रहा है, एआई क्या है? आप तो कुछ प्रूव ही नहीं कर रहे हो। तो बेसिकली ये लोग एआई वालों को समझ ही नहीं पा रहे थे। एंड जो एप्लीकेशन वाले थे, जो कि एप्लीकेशन लिखते थे, वो लोग भी एआई से समझ नहीं पाए थे, क्योंकि वो बोल रहे थे कि आपका सॉल्यूशन तो काम ही नहीं कर रहा। ठीक है, मान लीजिए वो प्रूफ ना हो, सही है, बट आपका सॉल्यूशन काम तो करना चाहिए। तो अब वो सॉल्यूशन काम ही नहीं कर रहा था, तो क्या फ़ायदा? तो अभी एप्लीकेशन वाले भी एआई वालों के अगेंस्ट में थे। अब थ्योरेटिकल वाले तो वैसे भी अगेंस्ट में थे, जो थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस वाले हैं। तो एआई वाले बीच में फँस गए थे पूरा, ओके? ये चीज़ आपको जाननी चाहिए। तो एआई का बहुत ही बुरा नाम हो गया था उस टाइम पे, तो क्योंकि कोई उस पे ट्रस्ट नहीं कर रहा था। अगर आप बोलोगे कि मैं एआई एआई कर रहा हूँ उस टाइम पे 1997 से पहले, तो आपको कोई कोई भी आपको पूछेगा नहीं, ओके? बोलेगा कि ये कुछ पागल पागल जैसा कुछ कर रहा है, वो कुछ नहीं होगा उसका, ओके? ओके, सो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था ना, बेसिकली आप समझ सकते हो सिंपल टर्म्स में कि एआई स्टक इन टाइम हो गया था, ओके? बेसिकली आप सोचो कि जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हो, तो आप 18 साल के होते हो, बट जब आप वो निकलते हो, तो आप 21 या 22 साल के हो जाते हो। बट आप जब घर आओगे, तो आपके मम्मी या पापा को तो लगेगा आप 18 साल के ही हो। तो उसी तरह एआई यहाँ पे धीरे-धीरे डेवलप हो रहा था। बट बाकी लोगों को लग रहा था नहीं, नहीं, ये तो कुछ स्टक हो गया है, ये फील्ड, ये कुछ नहीं हो रहा था, ये पूरा स्टॉप्ड है। ओके, सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो 1997 में ये डिफीट हुआ था, ओके। बट अब सोचो, इसने जब डिफीट कर दिया एआई ने कैस्परोव को, अब यहाँ पे बहुत लोग आज यूजुअल क्वेश्चन पूछने लग गए कि क्या ये वाकई एआई है। ओके, सो डीप ब्लू जो सिस्टम था आईबीएम का, क्या इसने एआई यूज किया है या फिर कोई एल्गोरिदम यूज किया है? ओके, अब आप सोचो, आप एक मैजिशियन के पास गए हो, वो कोई मैजिक ट्रिक दिखाता है। अब आपको नहीं पता वो मैजिक ट्रिक कैसे काम किया, बट एक बार आप जान लेते हो वो मैजिक ट्रिक कैसे काम किया, तो आप इंटरेस्ट लूज कर देते हो, ओके। आप बोलते हो अच्छा ये तो बहुत ही सिंपल है, बट टिल आप जब तक आपको पता नहीं होता कि ये कैसे किया, तब तक आपको इंटरेस्ट बना रहता है कि ये क्या नया चीज़ है। उसी तरह जब तक डीप ब्लू कैस्परोव को नहीं आ रहा था, तो सबको लग रहा था ठीक है कुछ कर रहे हैं एआई, बट एक बार ये बीट कर दिया तो ये लोग क्यूरियस हो गए कि एक्चुअली इसने कैसे किया। जब इन्होंने देखा कि ये सर्च स्पेस में पूरा सब कुछ सारे मूव्स को एक एक करके कंप्यूट कर रहा है। ये मूव चलाऊंगा तो ये होगा, ये मूव चलाऊंगा तो ये होगा, अच्छा अच्छा ये है। ये सारा मूव्स कंप्यूट करके चेस का ये बोला नहीं नहीं ये बेस्ट मूव है, ये चलाना चाहिए, ओके। सो इससे क्या हो रहा था ना, अब इन लोग को पता लग गया कि अच्छा ये ऐसे काम करता है। तो वो फिर बोले कि ये तो एक सर्च एल्गोरिदम है, नॉर्मल सर्च कर रहा है, ये अपना जो भी सारा मूव को आप खोल दो सर्च कर रहा है, इसके पास बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर है, तो ये तो नॉर्मल डिटर्मिनिस्टिक हो गया, मतलब ये तो एल्गोरिदम बेस हो गया। ये कहाँ से आई हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ हुआ? मशीन तो ऑटोमेटिकली कुछ सोच के नहीं खेल रहा, ये तो पूरा सारा स्पेस को सर्च करके खेल रहा है। तभी वही बात है, तो वही चीज़ हो गया था। एक लाइन है, फेमस लाइन, इफ़ इट वर्क्स इट्स नॉट एआई। यही चीज़ उस टाइम पे फेमस हुआ था कि अगर ये काम कर रहा है तो ये तो एआई नहीं है, ओके। क्योंकि आप समझ सकते हो अगर काम कर गया तो वही मैजिशियन ट्रिक, अब आपको पता लग गया कि अच्छा ये ऐसे काम करता है, तो आपको फिर वो लगेगा कि अरे ये तो कोई मैजिक नहीं है। तो सेम वे यहाँ पे लोग वही बोल रहे थे, अच्छा ये तो काम कर गया, मतलब ये एआई है ही नहीं, ये तो पूरा सर्च कर रहा है। बट यहाँ पे आप देखो धीरे धीरे प्रोग्रेस होता जा रहा है एआई के फील्ड में। धीरे धीरे हम आगे देखेंगे, ये फिर से एक अच्छा फॉर्म धीरे से लेगा, ओके। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट 2002 में। सो 2002 में, ओके, iRobot introduces Roomba, the first mass-produced domestic robot vacuum cleaner with an AI-powered navigation system. So एक रोबोट बनाते हैं जो वैक्यूम क्लीनिंग करता है पाथ फॉलोइंग सिस्टम यूज करके एंड ऑल। सो ये AI पावर्ड नेविगेशन सिस्टम है। तो अभी सेम क्वेश्चंस वहाँ पे भी आया है, क्यों? ये तो बस सर्च कर रहा है कि ये सर्च यहाँ जाऊँ तो कोई ऑब्स्टेकल है नहीं, तो ऐसे घूम के जाऊँगा मैं। ये वही सर्च ही तो कर रहा है, क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे हो गया? समझ रहे हो आप? तो
लाइक इसी टाइम पे क्या हुआ ना, एक लाइक नासा भी मार्स को जो रोबोट भेजा था, वहाँ पे भी डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम ही चल रहा था। तो वहाँ पे भी इन लोगों ने जब ट्राई किया लाइक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल देने के लिए, ये लोग रिलेक्टेंट हुए, क्योंकि आप सोचो वो जो गया है स्पेसक्राफ्ट, वो $1 मिलियन का होगा। अगर एआई थोड़ा सा भी गलती करता है तो गया आपका $1 मिलियन पानी में। आप समझ रहे हो? तो इसलिए ज़्यादातर इन्वेस्टर तो वैसे भी एआई पे ट्रस्ट नहीं था। तो ये हम बाद में भी देखेंगे। आज के डेट पे भी अगर आप सोचो कि एक रोबोट जो कि एआई है, वो आपका ऑपरेशन 100% भी एक्यूरेसी में कर लेगा, और एक डॉक्टर है वो 90% एक्यूरेसी में आपका ऑपरेशन कर लेगा। तो क्या आप एक रोबोट पे ट्रस्ट करोगे? नहीं करोगे। आप बोलोगे कि नहीं, नहीं मेरा भले ही वो 100% हो, मैं डॉक्टर से करवाऊँगा, क्या पता। मतलब ये ट्रस्ट का इश्यू आ जाता है, ह्यूमन ट्रस्ट। तो उस टाइम पे आप सोचो, आप $1 मिलियन लगाए हो स्पेसक्राफ्ट जो मार्स गया हुआ है, आप एआई पे ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि नहीं, नहीं यार, ये थोड़ा 1% का भी गलती हुआ तो वो खड्डे में जाके, वो मार्स पे जो खड्डा-वड्डा होगा वो कहीं गिर के पूरा मेरा $1 मिलियन डूब जाएगा। समझ रहे हो? तो इसलिए यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज बहुत था, और आज के टाइम पे भी एआई पे ट्रस्ट इश्यूज बहुत है। ओके। उसके बाद 2011 में IBM वाटसन डिफीट्स और 2 फॉर्मर जियोपार्डी चैंपियन। जियोपार्डी एक लाइक क्वेश्चन आंसरिंग गेम होता है। तो IBM का वाटसन, IBM यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स कर रहा है। तो IBM वाटसन डिफीट्स 2 फॉर्मर जियोपार्डी चैंपियंस को ये हरा देता है। ओके। ओके, सो अभी हम लाइक इससे पहले इस टाइम में 2005 में एक डार्पा ने एक कार रेस अरेंज किया था, जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक कार रेस था। तो यहाँ पे भी थोड़ा आप जो आज के टेस्ला देख रहे हो, ऑटोमेटिक ड्राइविंग कार्स देख रहे हो, तो ये 2005 में इसका और उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। ओके। इसके बीच में 2005 में डार्पा, वो आप सर्च कर सकते हो, डार्पा कार रेसिंग। ओके, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, 2005 में ये हुआ था। तो आज फिर आप देखो 2005 के बाद आज 2023 है, तो धीरे धीरे डेवलप होके आज आप देख सकते हो टेस्ला का पूरा फुल्ली ऑटोमेटिक सेल्फलेस ड्राइविंग कार्स आ गए हैं। ओके, डन। सो उसके बाद हम जाते हैं 2012 को। ओके, सो अभी 2012 में क्या हुआ, एआई स्टार्टअप डीप माइंड डेवलप्स अ डीप न्यूरल नेटवर्क दैट कैन रिकॉग्नाइज कैट्स इन यूट्यूब वीडियोस। यूट्यूब के जो वीडियोस है उसमें कैट्स को रिकॉग्नाइज कर रहा था। अच्छा, डीप माइंड एक स्टार्टअप था, एक कंपनी था, जिसको गूगल ने टेक ओवर कर लिया। ओके, वहाँ पे बहुत ही कम साइंटिस्ट थे, किसी को कुछ पता नहीं था ये क्या कर रहे हैं, बट गूगल, बहुत ही स्मार्ट लोग हैं गूगल वाले, तो डीप माइंड को इन लोगों ने अक्वायर कर लिया। एंड इन्होंने फिर 2012 में डेवलप किया डीप न्यूरल नेटवर्क दैट कैन रिकॉग्नाइज कैट्स इन यूट्यूब वीडियोस। यूट्यूब के जो वीडियो है वहाँ पे एक बिल्ली को ये लोग रिकॉग्नाइज कर पा रहे थे। अब सोचो, आप तो खुद रिकॉग्नाइज कर लोगे, आप ह्यूमन इंटेलिजेंस है, बट एक मशीन रिकॉग्नाइज कैसे करेगा कि अच्छा ये बिल्ली है? तो ये लोग एक डीप न्यूरल नेटवर्क जो होता है, हमने न्यूरल नेटवर्क पढ़ा था कि बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं उसमें, बैक प्रोपगेशन होता है, एंड धीरे धीरे वो आइडेंटिफाई करता है कि अच्छा ये बिल्ली है। वो हम देखेंगे बाद में। ओके, उसके बाद आता है फेसबुक 2014। फेसबुक क्रिएट्स डीप फेस, ए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम दैट कैन रिकॉग्नाइज फेसेस विथ नियर ह्यूमन एक्यूरेसी। तो अभी आप सोचो कि आपका प्रोफाइल पिक है, तो उससे आपको फेसबुक कैसे रिकॉग्नाइज करता है? आपको याद होगा, जैसे कि आप अगर कोई फेसबुक पे टैग करने जाते हो, तो ये ऑटोमेटिकली रिकमेंडेशन दिखा देता है कि अच्छा ये पर्सन ये है। ओके, तो ये बेसिकली डीप फेस यूज़ करता है। तो ये बेसिकली आपका फ़ोटो देख के आपको पहचान लेता है कि आप, जैसे कि मेरा फ़ोटो देख के ये बता देगा कि मैं ऋतुराज मोहंती हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे टैग सजेशन में आ जाता है। तो ये फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम फेसबुक फिर बनाता है 2014 में। ओके, ये सारे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के धीरे-धीरे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। अब आता है 2015। 2015 में अल्फागो डेवलप्ड बाय डीप माइंड, फिर से गूगल डीप माइंड, अभी यहाँ पे फिर से अल्फागो इन लोगों ने बनाया था, डिफीट्स वर्ल्ड्स चैंपियन ली सिडॉल इन द गेम ऑफ गो। गो का जो गेम है वो चेस से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। चेस में क्या होता है ना, आपके मूव्स थोड़े कम होते हैं, आपका जो सर्च स्पेस है वो थोड़ा कम होता है। बेसिकली आप सोचो, बोर्ड अगर 8x8 का होता है, तो एक चेस का बोर्ड होता है, बट एक अल्फा जो गेम ऑफ गो है, उसका बोर्ड लाइक उसके 256 स्पेसेस होते हैं। आप समझ रहे हो, वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है कंपेयर टू आपका चेस। सिंपल टर्म्स में आप समझ लो। मैंने हालांकि गेम ऑफ गो कभी खेला नहीं है गो, बट मुझे इतना पता है कि ये गो गेम है जो है, आप सर्च कर सकते हो, ये चेस से बहुत ज़्यादा बड़ा गेम है, बहुत ज़्यादा मूव्स होते हैं इसमें। तो अभी अल्फा गो जो डीप माइंड ने बनाया था, इसने वर्ल्ड के जो चैंपियन है ली सिडॉल, उसको हरा दिया था। अब ये मैच आप देख सकते हो यूट्यूब पे,
सर्च कर लेना बस। ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो इसमें पहला जो गेम था ये इसने जीत लिया, कौन? अल्फागो ने जीत लिया, 4-1 से जीत लिया। सो अब ली सिडोल को बहुत गुस्सा आ गया। अब सेकंड मैच में उसने पूरा अपना ह्यूमन इंटेलिजेंस में थोड़ा सा स्ट्रैटेजी चेंज कर दिया, क्योंकि इसने पहले में रीड कर लिया था कि अच्छा ये मशीन ऐसे खेलता है, तो थोड़ा ट्रिक लगा के सेकंड में इसने अपना ह्यूमन स्ट्रैटेजी यूज़ किया। अब सेकंड मैच में ली सिडोल जीत गया। ओके, अब आता है थर्ड मैच। अब थर्ड मैच में क्या होता है ना, एक ब्लंडर मूव खेलता है, कौन? अल्फागो। ये जो सिस्टम में मूव चलाता है जो कि ब्लंडर था पूरा। तो सब जितने भी वहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे बैठे थे, या फिर ली सिडोल भी था, तो वो बोले कि अरे यार ये तो बहुत ही बेकार मूव है, अब तो ये हार गया, अब मैं जीतूंगा, पक्का जीतूंगा। तो किसी को भी आइडिया नहीं था कि वो एक्चुअली एक ब्लंडर मूव नहीं था, वो बहुत ही पावरफुल मूव था। तो अब ली सिडोल खेलता गया, एंड मशीन जब वो नेक्स्ट मूव्स चलाता गया तो एक्सपर्ट सारे हैरान हो गए कि अच्छा ये ऐसे भी खेला जा सकता है, जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के पार था। ओके, सो अब थर्ड मैच में ली सिडोल हार जाता है, क्योंकि अब मशीन सीख गया था कि ली सिडोल कैसे प्ले कर रहा था। तो उसी के हिसाब से इसने ऐसा स्ट्रैटेजी लगाया, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस के पार था। बट अभी भी ये जो अल्फागो था, इसमें बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन, आप समझ सकते हो कितने जीपीयूज होते हैं। जीपीयूज मतलब हमारे जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा जीपीयूज होते हैं यूज़, बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर यूज़ होता था। बट बस आप दिमाग सोचो, एक इंसान का एक छोटा सा दिमाग, आप फाइट करा रहे हो, पूरा एक सिस्टम लगा है, बहुत बड़ा बड़ा सिस्टम्स। सब समझ रहे हो ह्यूमन इंटेलिजेंस कितना पावरफुल है, गॉड का देन है, गॉड्स गिफ्ट है ये। एनीवे, सो ये एक बहुत ही बड़ा मेजर अचीवमेंट था 2015 में। ओके, जब अल्फागो ने ली सिडोल को गेम ऑफ गो में हरा दिया। ये एक मेजर इवेंट है जो आपको याद रखना है, 2015। इसके बारे में आप गूगल सर्च कर सकते हो, यूट्यूब में इसका वीडियो भी देख सकते हो, ये लाइव है, ये बहुत ही आपको अच्छा लगेगा ये गेम। ओके, तो फिर आता है 2017। ओके, सो 2017 में गूगल्स अल्फा जीरो डिफीट्स द वर्ल्ड्स बेस्ट चेस एंड सॉगी इंजिन्स इन ए सीरीज ऑफ मैचेस। तो अभी भी आप देख सकते हो कि चेस में तो आई थिंक मशीन को अभी कोई इंसान ऐसा है नहीं कि लाइक चेस में मशीन को हरा पाए। ओके, मशीन सब बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेन हो गए हैं, चेस में एक्सपर्ट हो गए। आप भी खेलते होंगे नोवा चेस, या फिर कोई भी आप चेस का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके खेलोगे मशीन के साथ, डिफिकल्टी लेवल 10 कर दोगे तो उसको बीट करना नामुमकिन है, क्योंकि मशीन्स बहुत पावरफुल हो गए हैं। ओके, और इतना ज़्यादा कंप्यूटेशन भी नहीं चाहिए उस टाइम पे, जितना चार मतलब चाहिए था आपका लाइक 4 GB का RAM भी काफ़ी है। ओके, सो ये है 2017 गूगल अल्फा जीरो। फिर आता है 2020। 2020 में ओपन एआई, ये जो कि लाइक माइक्रोसॉफ्ट इसको फंड कर रहा है। ओके, सो ओपन एआई रिलीजेस GPT-3। अब देखो यहाँ पे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में क्या हो रहा है ना, बैटल चल रहा है। तो गूगल क्या करता है ना, खुद का बना रहा है हर कुछ, लाइक गूगल बार्ड भी है, वो गूगल अपना खुद का बना रहा है। बट माइक्रोसॉफ्ट थोड़ा स्मार्ट है। माइक्रोसॉफ्ट बोला मैं क्यों अपना दिमाग खर्च करूँ, ओपन एआई एक अच्छा स्टार्टअप है, इस पर ही इन्वेस्ट कर देता हूँ। सो ओपन एआई अभी गूगल से पहले ये GPT-3 जो है, चैट जीपीटी आज आप देख रहे हो, ये लोग के रिलीज करते हैं, मार्किंग ए सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो हमने पहले भी बात किया था नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है, जो कि मशीन को आप बताते हो कि ह्यूमन लैंग्वेज को कैसे इंटरप्रेट करना है। बेसिकली वो एक ह्यूमन का लैंग्वेज को सीख लेता है। सो ये एक मेजर इवेंट था 2020 में, जो कि चैट GPT-3 रिलीज हुआ था। बट ये पब्लिक नहीं हुआ था, अभी पब्लिक हो रहा है, इसलिए आप इसको यूज़ कर पाते हो। ओके, फिर 2021 को डीप माइंड्स अल्फा फोल्ड सॉल्व्स द प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉब्लम, पेविंग द वे फॉर न्यू ड्रग डिस्कवरीज एंड मेडिकल ब्रेक थ्रूस। अभी वो चल रहा है, लाइक अल्फा फोल्ड 2 आ गया, एंड गूगल का भी मेडपाम 2 आ गया है अभी, जो कि मेडिकल साइंस के फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। ओके, फिर 2022 को गूगल फायर्स इंजीनियर ब्लेक लेमॉइन ओवर हिज क्लेम्स दैट गूगल्स लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन लैम्ब्डा वाज सेंटिएंट। मतलब ये कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, गूगल ने कुछ ज़्यादातर मिला के डायरेक्टली वो डिटर्मिनिस्टिक कर दिया है, वो कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है नहीं। इसका स्टेटमेंट के लिए गूगल ने इसको निकाल दिया। ओके, फिर आता है 2023, जो कि अभी रिसेंटली चल रहा है, अभी आप देख रहे होंगे चैट जीपीटी आ गया है, बहुत सारे एआई सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, स्टेबिलिटी एआई आ रहा है, डेवियन आर्ट आ रहा है, मिडजर्नी आ रहा है, स्टेबल डिफ्यूजन आ गया, जो कि इमेजेस टेक्स्ट टू इमेज बना रहा है। बेसिकली आप प्रॉम्प्ट लिखोगे, जो कि हम आप हमारे प्लेलिस्ट में मेरे जाके देख सकते हो, हम करते हैं वो, लाइक चैट जीपीटी टेक्स्ट टू टेक्स्ट, आप टेक्स्ट दे रहे हो, टेक्स्ट निकल के आ रहा है। लाइक आप बोल रहे हो लाइक गिव मी
सम बर्थडे आइडियाज़, तो वो पूरा लिख देगा आपको बर्थडे आइडियाज़, बर्थडे गिफ्ट्स क्या-क्या, एनीथिंग आप जो चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मेरा पूरा कोर्स है, वो आप देख सकते हो। ओके? एंड फिर आप टेक्स्ट टू इमेज है, जैसे कि आप कोई भी प्रॉम्प्ट लिखते हो, आई वांट क्लाउड्स सिंगिंग, क्लाउड्स मेलोडियस क्लाउड्स एंड ऑल, कुछ भी लिखते हो, तो उसी के हिसाब से एक इमेज बन के आ जाता है। एंड ये सारे रिसेंट डेवलपमेंट्स है, अभी डेवलपमेंट ये चल रहा है। तो अभी का जो सिनेरियो है, क्या है ना, इतना ज़्यादा एआई पावरफुल हो गया है। अब आपने पूरा हिस्ट्री देख लिया, बट अभी क्या हो रहा है ना, अब देखो जो जीपीयूज़ है, वो भी एडवांस हो गए हैं। पहले बहुत बड़े-बड़े लाइक एक आप देखे होंगे कि एक छोटा-सा रैम भी एक ट्रक में आता था। आप समझ रहे हो? 1 जीबी का रैम भी एक ट्रक में आता था। बट आजकल पूरा छोटा-छोटा आप देख सकते हो, आपके सिस्टम में बहुत ही नैनो चिप्स आ गए हैं, जो कि कंप्यूटेशन पावर को बहुत ही ईज़ी कर दिए हैं। तो अभी जीपीयूज़ बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। छोटे से इतना का साइज़ का जीपीयू भी आपका बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशंस कर सकता है। तो ये एक डेवलपमेंट्स का क्या होता है ना, ये पाथ थ्रू जो है ना डेवलपमेंट्स के लिए, ये आगे रास्ता दिखा देता है, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशंस पावर है। इसकी वजह से क्या है ना, आप अच्छे-अच्छे चीज़ें कर पा रहे हो। तो इसलिए अभी जो एआई का जो सिस्टम्स है, टेक्स्ट टू ऑडियो, टेक्स्ट टू वीडियो, टेक्स्ट टू इमेज, जो अभी नेक्स्ट आने वाला है टेक्स्ट टू वीडियो, ओके, ये थोड़ा-थोड़ा अभी आ गया है, वो अभी नेक्स्ट बिग थिंग है। सो आप बेसिकली टेक्स्ट लिखोगे, एक वीडियो पूरा जनरेट हो जाएगा। आपको किसी को वीडियो शूट करने के लिए बुलाना भी नहीं पड़ेगा। सो दीज़ आर द नेक्स्ट ब्रेक थ्रू, आप समझ रहे हो? जो ब्रेक थ्रू है अभी यहीं पे चल रहा है 2023 में। सो अभी नेक्स्ट क्या है ना, आपको अभी सोचना पड़ेगा इसमें इश्यू क्या है? डिफेक्ट्स। सोचो कि आपका मैं एक इमेज लेके आपका एक वीडियो बना दूँ, और वो कहीं पे कुछ भी खराब इमेज डाल एक खराब वीडियो बना दूँ और वो सर्कुलेट कर दूँ, और वो इतना एक्यूरेट होगा कि लोगों को लगेगा कि वो आप हो। तो आपका नाम की बदनामी होगी, प्राइवेसी आपका हैम्पर होगा। आप इवन सोचो कि लाइक आप एक वीडियो बना दिए कि आपका बेटे का एक्सीडेंट, किसी के बेटे का एक्सीडेंट हो गया, उसको भेज दिया आप। ओके, सो अब वो पैनिक हो जाएगा, वो आपको पैसे भेज देगा, नहीं, नहीं मेरे बेटे का इलाज कर दीजिए। तो ऐसे फ्रॉड्स भी हो सकते हैं, स्कैम्स भी हो सकते हैं। ओके, सो इवन ऑडियो, टेक्स्ट टू ऑडियो में आप क्या करोगे ना, किसी का भी ऑडियो रेप्लिकेट करके आप कॉल कर दें कि पापा मैं परेशान हूँ, मुझे पैसे भेजिए। तो आप कोई भी इंसान होगा तो वो उसके बेटे की आवाज़ सुन के वो इमीडिएटली पैसे भेज देगा किसी और को, जो कि स्कैम होगा, राइट? तो ये सारे अभी चैलेंजेस हैं कि एआई इसको कैसे, अभी एआई को कैसे रेगुलेट किया जाए। तो बहुत सारे देश यहाँ पे अभी आ रहे हैं कि एआई को रेगुलेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे रेगुलेट किया जा सकता है। तो अभी ये नेक्स्ट स्टेज में आएगा कि कैसे एआई में रेगुलेशंस आएँगे, ये इसको कैसे सेंट्रलाइज़ किएँगे करेंगे, ग्लोबली कैसे इसको न्यूट्रल रखा जाएगा। सो अभी एआई का एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, एंड आपको अभी एआई अच्छे से सीख लेना चाहिए, ये आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएगा। सो ये था एक ब्रीफ हिस्ट्री हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। हम आगे देखेंगे और ज़्यादा डीप में जाएँगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेफिनेशन क्या है, उसके क्या-क्या एल्गोरिदम्स थे, ये सारे एल्गोरिदम्स हम कैसे डेवलप करते आ गए हैं, कहाँ पे अभी हैं, कौन से एल्गोरिदम्स अभी यूज़ हो रहे हैं, ये सब कुछ हम धीरे-धीरे देखने वाले हैं। ओके? सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था। लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। थैंक यू। बाय-बाय।